Welcome back once again on behalf of Resonance. This is Premang Sharma, maths mentor and educator of Resonance since 2007. Today we will discuss the memory based question paper held on 23rd Foundation Day of Resonance in morning session. So without wasting of time, we will start. Now first question is this question from sequence and series, and of course AGP का question है, and common ratio of geometric progression is 1/5 and common difference of corresponding AP is -1. So जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसी को अपन फॉलो करते हैं. कॉमन रेशियो इज 1/5, सो मल्टीप्लाइड बाय 1/5 और एक टर्म क्या करना है, स्किप करके लिखना है. सो 1/5 s इज इक्वल्स टू 109 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 108 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर प्लस ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा प्लस इसके पहले कितना होगा 2, तो 2/5 पावर 108 प्लस 1/5 पावर 109. अब एज यूजुअल इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस करेंगे. तो दिस इज 4/5 s इज इक्वल्स टू ऑन लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट टर्म विल बी 109. ओके, अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो दिस इज -1/5 -1/5 स्क्वायर चलता जाएगा और लास्ट में ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो -1/5 पावर 109. ओके, अब माइनस कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल गई जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी 1/5. कॉमन रेशियो इज ऑल्सो 1/5, तो उसका सम का जो फॉर्मूला अपन डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं. सो 109 माइनस 1/5 1 माइनस 1/5, नंबर ऑफ टर्म्स इज 5 पावर 1 से 109 तक है, तो 109 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5. ओके, 4/5 s इज इक्वल्स टू 109 माइनस 4/5, तो 5 तो कट जाएगा, तो यहां से जो डिनोमिनेटर में मिलेगा मैं वो कितना आ जाएगा 4. तो दिस इज -1 माइनस 5 पावर -109 डिवाइडेड बाय 4. ओके, ये आएगा हमारे पास. अब इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि जो एक्सप्रेशन हमें रिक्वायर्ड है उस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू, ये फाइंड आउट करना है, तो यहां से 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 4s ऐसा कुछ मिलेगा हमें. 5 मल्टीप्लाइड बाय 109. ओके, 4 को एलसीएम भी ले ही लेते हैं इसी स्टेप में, तो मल्टीप्लीकेशन में जो मिलेगा हमें यहाँ पे कितना रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास. यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई भी किया, 4 का एलसीएम भी ले लिया, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 -5 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 5 पावर -108. ये एक्सप्रेशन आ गया. इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं अपन, तो 4s. अच्छा, डिवीजन में टोटल डिवीजन में कितना आ गया 4. ओके, तो यहां से अगर अपन देखें तो 16s ये रिजल्ट आ गया इज इक्वल्स टू 5 कॉमन लिया अपन ने यहां से, तो 109 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 436 माइनस 1 435, 435 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये करना है अपने को, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 435 प्लस इसको लिख दिया मैंने अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन 25 पावर में -54. ओके, अब इस पार्ट को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 16s माइनस 25 पावर -54 यही रिक्वायर्ड था. दिस इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 2175. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट टफ क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन. बाइनोमियल थ्योरम का छप्पर फाड़ के क्वेश्चन आते हैं, हर सेशन में क्वेश्चन इसका मिलता है अपने को, और ज्यादातर क्वेश्चंस कोफिशिएंट्स के इर्द गिर्द ही घूमते हैं. ठीक है, तो यहां पे देखें, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस फाइंड मीन ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x पावर 1 x पावर 2 x पावर 3 अप टू x पावर 7. तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका अपन को क्या निकालना है, मीन कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो इस एक्सपेंशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 + x होल पावर 9. दिस कैन बी रिटन एज समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 to 9. ठीक है, और क्या बनेगा यहां पे बताइए, 9cr 2 पावर 9 माइनस r मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर r. ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारे कोफिशिएंट चाहिए ना, जो जनरल टर्म अपन लिख के इस तरह से निकालते हैं. अब सबसे पहले अगर अपन देखें
इनका x पावर 1, x पावर 1 का मतलब r की वैल्यू 1 होनी चाहिए, x पावर 2 इसका मतलब r की वैल्यू 2 होनी चाहिए, x पावर 3 r की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं, उसमें से जो रिमेनिंग कोफिशिएंट्स बचे हुए हैं, कौन सा, x पावर 0, x पावर 8 एंड x पावर 9, उन तीनों को शिफ्ट कर देंगे। तो सारे कोफिशिएंट्स का सम निकालना है, तो पुट x इक्वल टू 1। सो आफ्टर पुटिंग x इक्वल टू 1 वी विल गेट 3 पावर 9 दिस इक्वल्स टू, शिफ्ट करते हैं, क्या मिला हमें यहाँ पे 9c0 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 9 प्लस 9c1 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 8 प्लस, चलते जाएंगे, ठीक है, प्लस 9c7 r इक्वल टू 7, तो यहाँ पे 2 पावर 2 प्लस 9c8 2 पावर 1, फाइनल स्टेप 9c9, ठीक है। अब हमें जो कोफिशिएंट्स का सम निकालना है, फिर उसके बाद मीन भी कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो यहां से 9c1 x टू द पावर 1, यहां से हम चलते जाएंगे, यहां से कहां तक गए अपन, कहां तक जाना है, x पावर 7, तो r की वैल्यू जब 7 होगी तो x पावर 7 आएगा, तो यहां से यहां तक का सम हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम मीन निकालना है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए, 7 ऑब्जर्वेशंस हो गए। सो दिस इंप्लाइज जो सम है, सम ऑफ रिक्वायर्ड कोफिशिएंट्स, सम ऑफ रिक्वायर्ड कोफिशिएंट्स इज इक्वल्स टू 3 पावर 9, ओके, इसको उधर शिफ्ट किया, माइनस 2 पावर 9, 9c8 बोले तो 9c1, 9c1 कितना हो गया 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 18, और ये भी 1 तो 19, तो माइनस 19, तो 3 पावर 9 माइनस 2 पावर 9 माइनस 19, कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब हमें मीन निकालना है, मीन निकालना है, सबका सम आ गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है हमारे पास यहाँ पे 7, तो डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, इफ एक्स वाई जेड आर नॉन नेगेटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो कुल मिला के हमें क्या बताना है, इसके जो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताने, तो किससे इंटरप्रेट कर सकते हैं, 15 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ईच पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, याद आ गया पीएनसी वाला कॉन्सेप्ट। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस किसके इक्वल होगा, 15 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ईच पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो फॉर्मूला क्या था, n प्लस आर माइनस 1c, कितना था हमारे पास बताइए, n प्लस आर माइनस 1c r माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास, था नहीं था, तो n प्लस आर माइनस 1, तो कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 15 प्लस 3 माइनस 1c 3 माइनस 1, तो 18 माइनस 1 17 c2, तो कितना हो गया 17 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना आ जाएगा 136 विल बी दी आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज दी आंसर। तो इजी पार्ट वाला क्वेश्चन था, और इस टाइप के ट्विस्ट कर करके खूब एग्जांपल्स आपने पीएनसी के कॉपी में नोट्स में आपने करे भी होंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, 5 बॉयज है, उनको रोल नंबर्स उनके कॉरस्पॉन्डिंग सीट्स अवेलेबल अलॉटेड की गई है, ठीक है, किसी रूम में। अब क्या कहा गया है कि वो पांचों जब बैठ रहे हैं तो कोई भी अपनी अलॉटेड सीट पर नहीं बैठे, इसका मतलब सीधा सा डी अरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स हो गया, पांचों गलत गलत पे जाने चाहिए, तो डी अरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स, ये भी बड़ा आसान सा एग्जांपल है। तो कितना हो गया फैक्टोरियल 5 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई ज्यादा टाइम वेस्ट करने की इसमें जरूरत नहीं है, जहां पे कैलकुलेशन कम करना है वो अपन वो भी करेंगे, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट द आंसर 44। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, जिसने पढ़ा है डायरेक्ट अप्लाई कर दिया होगा, क्योंकि इस टाइप के एग्जांपल आप प्रैक्टिस में भी करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरिया कॉमन टू बोथ कर्व्स, दोनों इनइक्वालिटीज गिवन है, इसका मतलब दोनों का जो कॉमन शेडेड पार्ट आएगा उसी का अपन को एरिया फाइंड आउट करना है। एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,2 है, रेडियस 2 है, उसका इनर पार्ट है। एक पैराबोला है, 2 पार्ट में ब्रेक करेगा, उसमें कौन सा रीजन आएगा वो अपन को देखना है। तो क्रॉसपॉन्डिंग ग्राफ प्लॉट करते हैं पहले, तो वैसे तो बड़ा आसान है, सबसे पहले ग्राफ भी बाद में प्लॉट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, क्योंकि एरिया में वो अपने को काम में आएगा, ठीक है। तो दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट इक्वल टू एरिया। यहां पे अगर अपन ऑब्जर्व करें x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2y, तो यहां से
2y प्लस, इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 4। दोनों कर्व्स को सोल्व कर रहे हैं, कर्व की इक्वेशंस को। यहां से कितना हो गया, वी विल गेट y इज इक्वल टू 0 और 2। ये आ गया हमारे पास। y इक्वल टू 0 का मतलब 0,0 आ गया। y इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 तो -2,2 एंड 2,2। ये तीनों पॉइंट्स कॉमन पॉइंट मिल गए अपने को। अब ग्राफ पे अपन आते हैं, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं इसका। यह मान लेते हैं हमारे पास x डायरेक्शन है, दिस इज x डायरेक्शन एंड दिस इज y डायरेक्शन। एक तो अपन को क्या ड्रॉ करना है, हमें एक तो सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। और उस सर्कल का जो सेंटर है वो 0,2 है, y एक्सिस पर आ रहा है। तो रफली ऐसा बना लेते हैं अपन सर्कल। ये सर्कल अपन ने बना लिया, सेंटर जो है 0,2 मिल जाएगा अपने को, ठीक है। दूसरा क्या है, पैराबोला है, इंटरसेक्शन भी अपने को मिल ही गया यहाँ पे। तो पैराबोला अपवर्ड पैराबोला आएगा, तो ये सेंटर लगभग यहाँ पर आ गया। तो पैराबोला का डायग्राम है, ये यहाँ पे हिट करेगा, ये यहाँ पे हिट करेगा, ठीक है। तो ये पैराबोला का अपन ने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये पैराबोला ऐसा कुछ बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें दोनों का कॉमन रीजन, तो सर्कल और उसका इनर पार्ट वो तो दिख ही रहा है अपने को, लेस देन इक्वल टू है ना। इसमें देखते हैं कौन सा पार्ट आ रहा है। तो ये जो इनइक्वलिटी है, कितना है हमारे पास यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y। कोई पॉइंट लेना है जो इस कर्व पर, इस पैराबोला पर नहीं हो, जो जनरल अप्रोच है वही फॉलो करना है। तो हमने पॉइंट क्या लिया, 0,1 लेके देख लिया। 0,1 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब 0,1 यहीं कहीं पे होगा, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सॉल्यूशन रीजन में वो नहीं आएगा। तो उसका अपोजिट वाला पार्ट तो कौन सा आएगा हमारे पास, ये वाला पार्ट सॉल्यूशन रीजन आ गया। पूरा पार्ट चलेगा ऐसे कैसे, ठीक है। तो सर्कल का अंदर वाला पार्ट और इस पैराबोला का इधर वाला पार्ट, तो दोनों का कॉमन रीजन कौन सा आया, इन दोनों कर्व्स का जो कॉमन पार्ट है हमारे पास, वो कॉमन पार्ट कौन सा आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ये पॉइंट कितना है, दिस इज 2,2, यहां पे कितना है -2,2, दिस इज रेफरेंस पॉइंट। अब हमें ये एरिया निकालना है, तो एक काम करते हैं, ट्वाइस तो कर ही लेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पार्ट को देख लेते हैं, ये आ गया हमारे पास। तो 1/4 ऑफ सर्कल हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, ट्वाइस कर देते हैं। इस पूरे 1/4 ऑफ सर्कल के एरिया में से कौन सा एरिया अपन को हटाना है, हमें कौन सा एरिया रिमूव करना है इसमें से, ये वाला एरिया जो है, इस एरिया को अपन हटा देंगे। इस एरिया को हटा देंगे तो ग्रीन वाला शेडेड रीजन का एरिया अपन को मिल जाएगा, ठीक है। कैसे निकालें बताइए, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, तो 1/4 सर्कल का जो एरिया है उसका 1/4 पाई r स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। रेडियस कितनी है सर्कल की, 2 है, माइनस, अब इसमें से कौन सा एरिया हटाना है, ब्लू वाला एरिया हटाना है। तो एक काम करते हैं, ये जो ब्रांच आ रही है अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वाली ब्रांच है, ठीक है। तो x इक्वल टू ±√2y होगा। इधर वाली ब्रांच कौन सी है, पॉजिटिव वाली ब्रांच। तो ये जो ब्रांच है इसकी इक्वेशन अगर अपन देखें, x इक्वल टू √2 प्लस वाला, ये माइनस वाला हो जाएगा। तो y के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 0 से लेकर कहां तक गए, 2 तक। दिस पॉइंट इज सेंटर इज 0,2। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 mod of x dy, यही तो लिखना है अपने को। तो mod of x, तो x तो पॉजिटिव है यहाँ पे, तो √2 √y dy, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, लिमिट ले लेंगे, ठीक है। तो दोनों सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर कौन सा मिल जाएगा, सेकंड ऑप्शन अपने को आंसर में मिल जाएगा। कैलकुलेशन अपन इजीली बना सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, सबको मजा आया होगा इस क्वेश्चन में, आया नहीं आया भाई। 2D में आपने इमेज का फॉर्मूला याद किया, उसी को मॉडिफाई करके हम 3D में यूज कर लेते हैं, उसी को इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जिसको फॉर्मूला याद है उसने तो सबसे पहले अटेम्प्ट किया होगा। पॉइंट P की इस प्लेन के रेस्पेक्ट में इमेज पॉइंट Q है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसका क्या करना है अपन को, सम कैलकुलेट करना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं, अल्फा -2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू बीटा -3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू गामा -5 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल्स टू -2 ax1, दिस विल बी 4 प्लस 3 -15 -6 अपॉन a² प्लस b² प्लस c²।
तो 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 ये आ जाएगा। दिस इक्वल्स टू, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -21 प्लस 7 तो -14 बना, तो -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया 2। तो अल्फा इज इक्वल्स टू, अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 4 प्लस 2 6, बीटा इज इक्वल्स टू 5 एंड गामा इज इक्वल्स टू -6 प्लस 1 तो -1, तो आंसर विल बी 10। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आई थिंक इस सीटिंग का सबसे आसान क्वेश्चन लग रहा है, अनलेस अदरवाइज कोई दूसरा इजी ना मिल जाए अपने को। इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेट A इज इक्वल टू 2/2 मैट्रिक्स विद नॉन जीरो रियल एंट्रीज सच दैट, ऐसा कंडीशन दिया है, देन ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा। सिमिलर टाइप का एग्जांपल जेई एडवांस में आया हुआ है, वो P ट्रांसपोज की फॉर्म में था, 3/3 की मैट्रिक्स थी और ऑब्जेक्टिव टाइप में था, सिंगल करेक्ट में, ठीक है। क्लास नोट्स के एग्जांपल में भी आपको मिलेगा, शीट के एग्जांपल्स में भी मिलेगा आपको इस टाइप का एग्जांपल। तो क्या करना है, इसका फिर ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, तो राइट हैंड साइड पे भी ट्रांसपोज लिया, अल्फा A प्लस I और होल ट्रांसपोज, तो दिस विल बी A इज इक्वल्स टू, अब अल्फा तो कोई रियल नंबर है, दिख ही रहा है अपने को यहाँ पे, इनफैक्ट रियल नंबर में भी पॉसिबल वैल्यू बोली इंटीजर से गिवन है, तो आंसर इसी में से आना तय है। और कोई केस भी बन रहा होगा तो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है इनमें से ही लिखना है अपने को। अब इसको प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं ट्रांसपोज की, तो अल्फा का ट्रांसपोज तो वही आएगा, तो A ट्रांसपोज प्लस I ट्रांसपोज, इनफैक्ट I ट्रांसपोज ऑल्सो I, ओके, बट फिर भी एक स्टेप तो लिखना ही, तो अपन यूज कर ही रहे हैं अल्फा। अगेन A ट्रांसपोज को वापस रिप्लेस कर दीजिए, अल्फा A प्लस I ट्रांसपोज इज I, ओके। सो मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, वी गेट अल्फा स्क्वायर A प्लस अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि मैट्रिक्स A इज ऑर्डर 2, ठीक है। अब कंपेयर कर लेते हैं, सो अल्फा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1 एज वेल एज अल्फा प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अल्फा की वो वैल्यूज जो दोनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रही है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू -1 इज द ओनली चॉइस, ओके। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स P, Q, R, तो P, Q, R अपन को सिंपल स्टेटमेंट्स गिवन है एक तरीके से, फॉर विच द ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट भी है और उसमें भी कौन सा है, कंडीशनल, P इंप्लाइज Q का फॉर्मेट एक तरीके से। अगर अपन देखें S1 इंप्लाइज कितना है S2, ये कंपाउंड स्टेटमेंट S1 और ये कंपाउंड स्टेटमेंट S2 इज ट्रू। इसका मतलब हमें बताना है कि भाई PQR के ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जिसके लिए इस कंपाउंड स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या आ रही हो, ट्रू आ रही हो। ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू। अब अगर अपन देखें इंप्लीकेशन के बारे में बात करें, ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं और एलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट से भी अपन इस ट्राई कर सकते हैं। हमें पता है PQR 3 है अपने पास स्टेटमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ रोज जो बनेंगी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, 2 पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। तो जितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे, 8। ट्रूथ टेबल सबने बनाई हुई है, ठीक है। उन 8 कॉम्बिनेशंस में देखना है फाइनल जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कितने कॉलम्स में T आ रहा है, ठीक है। तो आंसर कंफर्म है, जो अगर अपन देखें यहाँ पे 8 भी दे रखा है और 8 सारे ऑप्शन 8 से छोटे हैं, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो ट्रूथ टेबल बना लो, PQR T T T T F F F, याद है ना सबको, और फाइनली ये पूरा की पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट जिस कॉलम में आ रहा है, ऐसे सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर लेना, इसको इस तरह से मान के तो थोड़ा छोटा रहेगा कॉलम। या फिर अपन एक काम करते हैं, S1 इंप्लाइज S2, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है, पहले तो अपन एक काम करते हैं, इसमें एलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट काम में ले लेते हैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, P एंड, देख लेते हैं, P एंड Q, थोड़ा गलत लिखा अपन ने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, P और कितना हो जाएगा, Q एंड R, जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ना, P और Q एंड P और R, ठीक है। दिस इज इंप्लाइज Q और R, ओके। तो ये S1 हो गया और ये S2 हो गया। अब हमें पता है इसका आउटपुट F कैसे आ सकता है, केवल एक ही सिचुएशन थी जब हाइपोथेसिस क्या था, ट्रू था, और कंक्लूजन जो था, कंक्लूजन क्या था, फॉल्स था, याद आ गया, ठीक है। अब हमें टोटल 8 है, उसमें से देख लेते हैं फॉल्स वाला कौन सा आ सकता है, क्योंकि एक ही कंडीशन वाला था ना, इसलिए अपन उसको चेक कर रहे हैं। अब ये F आए
तो कन्फर्म है एफ कब होगा, जब क्यू की ट्रूथ वैल्यू भी एफ हो, आर की ट्रूथ वैल्यू भी एफ हो, बरोबर है, तभी एफ आएगा। अब हमें यह देखना है कि यहां पे ट्रू बन जाए, क्योंकि टी और एफ, तो आउटपुट क्या आएगा, एफ आएगा। तो 8 में से वो कैसे हटा देंगे अपन, ठीक है। अब इन दोनों की ट्रूथ वैल्यूज अपन ने असाइन कर दी, क्यू की कितनी है, एफ, आर की भी कितनी है, एफ। तो इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आ गया, एफ आ गया। अब कौन सा कनेक्टिव है, और कनेक्टिव। अब पी, अगर पी की ट्रूथ वैल्यू टी होनी चाहिए, ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी मस्ट बी ट्रू। अगर इसकी ट्रूथ वैल्यू एफ होगी तो एफ और एफ इंप्लाइज एफ, तो वैलिड होता है, ट्रूथ वैल्यू टी आती है, याद आ गया। तो यहां पे पी मस्ट बी टी, तो टी और एफ, आउटपुट कितना आएगा, टी, और इधर कितना है, एफ। तो इधर टी इधर एफ, ये टी और ये एफ, तो आउटपुट क्या आएगा, एफ आएगा। तो कितनी कंडीशन बनी, देयर इज ओनली वन पॉसिबल कंडीशन फॉर विच ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज एफ। तो कितना हो जाएगा, 8 - 1 इज इक्वल टू 7। तो रिमेनिंग 7 कंडीशंस में आउटपुट क्या आएगा, हमेशा आपको टी मिलेगा। ए की कंडीशन ऐसी आ रही है, कौन सी, जब पी को क्या साइन करा अपन ने, टी, क्यू को क्या साइन करा, एफ, आर भी क्या है, एफ, तभी ये एफ आ रहा है, अदरवाइज ऑलवेज ट्रू मिलेगा अपने को, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 7 आ जाएगा आंसर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से मिक्स करके ही बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन को। नाउ मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 9, रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो रोटेशन थ्योरम सबने पढ़ा हुआ होता है बड़ा आसानी से। Z1 को रोटेट कर रहे हैं, कितने एंगल से, π/2 एंगल से रोटेट करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। रोटेट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, W1 में। इसका दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, W1 इज इक्वल टू Z1 e पावर आयोटा π/2। ये आ जाएगा हमारे पास, आएगा नहीं आएगा। डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं, बड़ा आसान है, यूं घुमाया दूसरे को यूं घुमाया, π/2 रोटेशन है, तो कोई ज्यादा हमें डायग्राम बनाए कैलकुलेशन में उलझने की जरूरत नहीं है। Z1 3 + 5 आयोटा e पावर आयोटा π/2 cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, तो वी विल गेट आयोटा। तो यहां से क्या मिला, -5 + 3 आयोटा। सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। आर्गेंट प्लेन में अगर अपन बात करें तो ये जो पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ओरिजिन से ज्वाइन कराएंगे तो वेक्टर ही बन जाएगा। नाउ W2 कैसे मिल रहा है, Z2 इज रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन by an angle of π/2 and we will get after rotation W2. So W2 is equals to क्या लिखा अपन ने, Z2 e पावर माइनस आयोटा π/2। माइनस साइन क्यों आया, डायरेक्शन रोटेशन इज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो Z2 इज 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, डेटा 19-20 हो सकता है, बट क्वेश्चन की जो थीम है, जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, वो यही रहेगा, ठीक है। एक्चुअल आंसर क्या होगा वो तो बाद में ही पता लगेगा, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन मिलने के बाद। तो अब क्या करें, यहां पे cos π/2 माइनस आयोटा साइन π/2, तो हमें क्या मिलेगा यहां से, वी गेट माइनस आयोटा। माइनस आयोटा मिलता है, तो यहां पे कितना आया देखिए, आयोटा स्क्वायर माइनस, तो दिस इज 3 - 2 आयोटा। चेक कर लीजिए एक बार, क्या मिला हमें, 3 - 2 आयोटा। W1 भी आ गया, W2 भी आ गया। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा हुआ है, सम ऑफ, दुनिया के अपन जो पढ़ते हैं सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो होते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा हमें। तो हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, और कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे तो दो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, कौन कौन से, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोले तो आर्ग्यूमेंट। तो W1 - W2, सपोज Z, कैपिटल Z इज इक्वल टू कितना है, W1 - W2, माइनस करिए, -8, ये रियल पार्ट आ गया, प्लस 5 आयोटा। तो रियल पार्ट ऑफ दिस Z इज -8, इमेजिनरी पार्ट इज 5, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब इसका आर्गुमेंट लिखना है। अब आर्गुमेंट अपन कई तरीके से लिख सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट जो दिया जाता है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ W1 - W2, और वी कैन से आर्गुमेंट ऑफ Z, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो क्या आएगा हमारे पास, π - tan इनवर्स mod ऑफ y/x। तो y/x करेंगे तो मोड लगाएंगे तो 5/8, तो π - tan इनवर्स 5/8। Second option is the correct answer. This was question number 9. Now move on to question number 10. दिख रहा है ना, किससे बनाएंगे, वेन डायग्राम से।
सिमिलर एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा और वो भी सोल्ड एग्जाम्पल में मिलेगा और उसका आंसर 9 है। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं उन क्वेश्चन की। तो डेटा बस चेंज कर दिया, तो डेटा चेंज करने के बाद जो आएगा वो अपन देख लेंगे। एज इट इज एग्जाम्पल है, बस डेटा डिफरेंट है। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी एज इट इज है ना। तो अब देखते हैं यहां पे वेन डायग्राम ड्रॉ किया, ये फुटबॉल के लिए मान लिया, ये क्रिकेट के लिए पर्सन मान लिया। कौन कौन से फुटबॉल है, सॉरी क्रिकेट तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, अभी आईपीएल चल रहा है वो बात अलग है, बट यहाँ पे क्रिकेट का नामो निशान है भाई, क्रिकेट है, हॉकी नहीं है ना, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। चलिए ठीक है। तो अब यहां पे देखिए मेडल बट रहे हैं और लेने वाले ले रहे हैं, और 5 प्लेयर्स ऐसे हैं, ओनली 5 प्लेयर्स गॉट मेडल्स इन ऑल दी 3 स्पोर्ट्स। इसका मतलब ऑलराउंडर पर्सनालिटी है, तीनों स्पोर्ट्स में मिल रहे हैं। कितने लोगों को? 5 लोगों को। अब हमें जो निकालना है, क्या दिया हुआ है? देन नंबर ऑफ पर्संस हु रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ दी 3 स्पोर्ट्स। याद आया? क्या याद आया? क्लास में एज इट इज एग्जाम्पल करवाए थे, एज इट इज वेन डायग्राम बनाए थे और फॉर्मूले भी लिखवाए थे और कहा था कि वेन डायग्राम और दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाना। अगर टफ क्वेश्चन है और आसान है तो वेन डायग्राम से काम चल जाएगा, क्योंकि इनर मोस्ट रीजन आपको दिया हुआ है। अगर इनर मोस्ट रीजन वाला डेटा आपको दिया हुआ है तो वेन डायग्राम से बाहर की तरफ जाना आसान रहता है। तो एग्जैक्टली 2, तो ये मान लेता हूं एक्स, ये वाई और ये जेड। ये फुटबॉल मान लेते हैं, ये क्रिकेट में जो मेडल मिले, फुटबॉल के बाद क्या रखा है? बास्केटबॉल। तो ये बास्केटबॉल में जो मेडल्स मिले, नंबर ऑफ पर्संस, और थर्ड क्रिकेट के लिए लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो केवल फुटबॉल में कितने पर्संस को जो मिले हैं, तो यहां से कितना हो गया? 48 माइनस 5 कितना हो गया? 43 माइनस एक्स माइनस वाई। यहां पे कितना हो गया? 20 माइनस एक्स माइनस वाई। यहां पे कितना था? लास्ट वन इज 18 माइनस 5 13 माइनस एक्स माइनस वाई। तो टोटल ये हो गया। तो इस सारे के सारे जो मेडल्स है टोटल कितने पर्संस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? 60 पर्संस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो कैलकुलेट कर लेते हैं अपन यहाँ पे, तो ऐड कर लेते हैं सबको। तो क्या रिजल्ट मिला देखिए यहाँ पे हमारे पास, सबको ऐड करने के बाद 60 के इक्वल लिखना है अपने को यहाँ पे, और वी हैव टू फाइंड आउट x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो 43, और यहां से जो रिजल्ट आया हमारे पास, कितना रिजल्ट आ गया देखिए यहाँ पे टोटल, अगर अपन काउंटिंग करते हैं यहाँ पे 43 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 20 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 13 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 5 इज इक्वल्स टू 60। ये हो गया हमारे पास। अब देखते हैं भाई कंडीशन से जो रिजल्ट्स वगैरह है कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे। तो देखिए यहाँ पे 43 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 56 प्लस 20 66 76 कितना आ गया हमारे पास? 76 प्लस 5 कितना हो गया? 81। कितना हो गया? 81। सो दिस इंप्लाइज एक एक्स वाई जेड तो कट जाएंगे क्योंकि ट्वाइस हो रहे हैं और एक बचेगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, तो 81 माइनस 60 वी विल गेट 21। तो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में कितने पर्संस को मेडल मिले? 21 पर्संस। ऑप्शन में है, बिल्कुल सही किया अपन ने। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो ठीक था। अब यहां पे देखते हैं भाई क्या है। ओह, वेलकम करिए इसका। सबसे पहले इस टाइप का एग्जांपल जेईई एडवांस में आया था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में, और उसके बाद फिर जेईई एडवांस में आया था कंपैरिजन बना के, और उसके बाद तो जेईई मेन वालों ने छप्पर फाड़ के देना शुरू कर दिया। 2021, 2022, 2023 में घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया जा रहा है। इसमें अपन क्या करेंगे? न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। न्यूटन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर अपन कंडीशन देखें तो कई तरीके से लिख देते हैं उसको। जैसे अपन ने यहां पे लिखा, मान लीजिए पी एन इज इक्वल्स टू, यहां पे मान लेते हैं लैम्डा अल्फा पावर एन प्लस म्यू बीटा पावर एन, ऐसे कंडीशन है, लैम्डा एन वी आर सम रेशनल नंबर। तो यहाँ पे प्रूव करने वाला पार्ट होता है, अपन उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अगर कंडीशन है तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, आई थिंक सबने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो रिलेशन क्या निकल के आएगा? पी एन प्लस 2 माइनस 7 पी एन प्लस 1 माइनस पी एन इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन निकल के आता है। ये कंडीशन से एग्जामिनर बदलता रहता है, डिवीजन में अल्फा प्लस बीटा लिख दे, कोई कंडीशन दे दे, कोई मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट वही की वही चलता है।
अब यहाँ पे अपन को इसकी सिंप्लीफिकेशन करना है। अल्फा और बीटा की जगह रूट्स क्या दे रखे हैं, हमें ए और बी दे रखे हैं, तो चाहो तो यहाँ पे ए और बी भी लिख सकते हैं। लैम्डा और म्यू की जगह 1 1 मान लो, क्योंकि पावर में है ना, a पावर 21 प्लस b पावर 21, अगर अपन यहाँ पे देखें p 21 इज इक्वल्स टू a पावर 21 प्लस b पावर 21, ऐसे बाकी सबको कंपेयर करके लिख सकते हैं लैम्डा एंड म्यू आर 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो 21, 17 और 19 दो का डिफरेंस है, उसमें रिलेशन निकालना है, जबकि यहाँ एक एक करके कम हो रहा है। इसका रिकर्सिव प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा अपने को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पी एन प्लस 2 इस तरह से मिलेगा अपने को, या ऐसे स्टार्ट कर देते हैं। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। क्या मिला, a पावर 21 प्लस b पावर 21, ये किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, 7। जैसे अल्फा के लिए वैसे के वैसे बीटा के लिए, मैं दोनों को एक साथ लिख रहा हूं, अदरवाइज अननेसेसरी कैलकुलेशन क्यों इंक्रीज की जाए। तो a पावर 20 प्लस b पावर 20, उधर जाएगा तो भी प्लस प्लस a पावर 19 प्लस b पावर 19, ये आ गया। अब हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, 21 बचा के रखना है, 19 बचा के रखना है, थर्ड वन क्या लेके आना है, 17। इसका मतलब 20 का नामो निशान मिटाना है। तो वापस यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन। तो यहां से क्या मिला, 7। 20 यूज करेंगे तो क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय a पावर 19 प्लस b पावर 19, इसको उधर शिफ्ट कराएंगे, प्लस a पावर 18 प्लस b पावर 18। आई थिंक सबको क्लियर है बात। प्लस ये वाला पार्ट एज इट इज लिख दिया मैंने, ओके। अब देखिए 7 7 जा 49 और एक पार्ट यहां पे लिखा हुआ है, तो कितना हो गया, 50 a पावर 19 प्लस b पावर 19, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस 7 कितना है, a पावर 18 प्लस b पावर 18, ओके। अब यहां पे कितना है, a पावर 21 प्लस b पावर 21, क्लियर है। अब हमें किसको इंट्रोड्यूस करना है, 17 को। तो 19, 18, 17, तो 18 को रिप्लेस कर देंगे। तो यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पे ऐसे लिख देता हूं, वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, a पावर 19 प्लस b पावर 19 इज इक्वल टू 7, कितना है, a पावर 18 प्लस b पावर 18 प्लस a पावर 17 प्लस b पावर 17। हमने सब जगह ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है। अब ये अपने पास है, तो इसको इधर स्विच कर दिया, इसको इधर स्विच कर देंगे तो 50 किस में बदल जाएगा, 51 a पावर 19 प्लस b पावर 19। वो उधर स्विच होगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में आएगा तो इधर स्विच करेंगे तो a पावर 21 प्लस b पावर 21 प्लस a पावर 17 प्लस b पावर 17, ये आ गया। किससे डिवाइड करना है, a पावर 19 प्लस b पावर 19, तो आंसर कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया हुआ है, और लास्ट ईयर या बिफोर लास्ट ईयर तो उसने सेम पैटर्न के क्वेश्चन वहां पे भी ऐसे घुमा फिरा के दिए थे, लेकिन इस बार थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन दी है। जबकि जेईई एडवांस में जो कंप्रेंशन आया था वो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हो ना, ऐसे क्वेश्चन टाइम नहीं होता तो छोड़ने चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस देख के ही पता लग रहा है कि बड़ा वाहियात टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, कि भाई टाइम खराब करने वाला। देखते चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो x1 x2 x3 अप टू x100 100 नंबर्स दे रखे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जिनका मीन कितना है, 200, और फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 2, ठीक है। तो 100 है ना, मीन दिया हुआ है, तो ऐसे लिख देते हैं इसको, x1 प्लस x2 प्लस ये मीन और ये सब दे रखे हैं, इसका स्टैटिस्टिक्स का कवरेज कर रहा है एक तरीके से, इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसा आ जाएगा। सम ऑफ ऑल observations which are in arithmetic progression having first term 2 and common difference suppose d मान लेते हैं, तो इसका सम लिख देते हैं, कितना आएगा, 100 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय x1, x1 कितना है 2 प्लस 99d, d मिल जाएगा ना अपने को इससे, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। तो यहां से एक काम करते हैं, इस 100 को तो उड़ा ही देते हैं, ये कैंसिल आउट किया। अब ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 400, 400 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 396, तो 99 d इज इक्वल्स टू 396, दिस इंप्लाइज वी गेट d इज इक्वल्स टू 4, तो कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। अब अनदर कंडीशंस जो है y1 y2 y3 अप टू y100, इसका क्या निकालना है,
मीन कैलकुलेट करना है। तो यहां से यहां तक का सम कर लेते हैं और किससे डिवाइड कर देंगे 100 से, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन में लास्ट में 7 से डिवाइड किया था। तो यहां से यहां तक का सम निकालना है, तो सम इन्हीं में से कुछ आएगा तो उसको 100 से डिवाइड करके लिखना है अपने को बेसिकली। अब यहां पे देखते हैं आगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन इस साइड पे लिखते हैं। अब इसकी डेफिनेशन जो दे रखी है अपने को आई मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो एक काम करते हैं, मैं सीधा सम ही लिख देता हूं ना यहाँ पे, समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to 100 ऐसे लिख देंगे अपन। यहाँ पे सबका सम कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो मीन आ जाएगा। क्या मिला यहां से, आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई, ith टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज एक्स आई, whose first term is 2 and common difference is 4। तो एक्स आई को अगर मैं लिखूं तो इधर लिखता हूं एक्स आई इज इक्वल टू 2 प्लस आई माइनस 1 इंटू डी, डी इज 4। तो यहां से क्या रिजल्ट मिला हमें, देखिए 4i माइनस 2, चेक कर लीजिए एक बार कितना आ गया 4i माइनस 2। तो यहां पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया 4i माइनस 2। तो सम ऑफ स्पेशल सीरीज वाला पार्ट है उसको अपन देख लें, तो इसको ऐसे लिख दिया समेशन ऑफ 4i स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ i, ऐसे लिख देते हैं। तो जो सम आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ 100 टर्म्स, तो कितना हो गया 100 n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाय 101, 2 से 2 कट जाएगा। यहां पे भी अगर अपन देखें दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ऐसा कुछ मिला अपने को यहाँ पे। अब देखिए इसमें 3 से इनफैक्ट ये भी कट जाएगा, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21, ऐसा कुछ मिला। 100 101, तो 10100 मल्टीप्लाइड बाय 67 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 134, ये आ जाएगा हमारे पास, आएगा नहीं आएगा, -1 ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। सो 10100 मल्टीप्लाइड बाय 133, ये रिजल्ट आया हमारे पास। कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 133, ये आ गया। अब मीन निकालना है, तो मीन कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है तो थोड़ा सा टिपिकल टास्क है, बट फिर भी अगर अपन रफली मल्टीप्लाई करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर आप ये अपने लेवल पे कर लीजिएगा। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 100, तो यहां से जो कैलकुलेशन है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, तो 2/3 आया था हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। 3 से कैंसिल आउट कर दिया अपन ने यहाँ पे, 67 माइनस कितना था यहाँ पे 4i स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2i, तो i इंटू आई प्लस 1 अपॉन 2 101, तो 132 माइनस 1, आई थिंक कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है, 101 ये भी आ जाएगा। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिला 133 मल्टीप्लाइड बाय 101। तो ऑप्शन में तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन ने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ करी है, उसको अपन पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं। डी आ गया, ठीक है, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी ठीक है। 4i माइनस 4 प्लस 2, तो -2, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। i मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे गड़बड़ हो गई, xi माइनस 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, xi माइनस 1। मैंने क्या किया यहाँ पे xi तो लिख दिया, -1 लिखना भूल गया, तो यहाँ पे क्या आएगा -3 बनेगा। 4i माइनस 2, ये तो xi आ गया, -1 करेंगे तो -3 मिलना चाहिए था, जो गुरुजी ने गड़बड़ कर दी लिखने में, बट कोई बात नहीं, अभी अपन फटाफट इसको कंप्लीट कर देते हैं। और गलती भाई इंसान से होती है, होती नहीं होती, मानते हो ना, लो भाई, तो उसको सुधारा भी जा सकता है। तो यहाँ पे 4i क्या किया मैंने यहाँ पे -3, दिस इक्वल्स टू, तो समेशन ऑफ 4 बाहर लिख दिया, i स्क्वायर -3 समेशन ऑफ i, ओके। 100 टर्म्स हैं, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 101 इंटू 201 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाय 101 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा कुछ मिला, ओके। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सही है। कैंसिल तो करना बनता है, इससे इसको भी कैंसिल आउट किया, वही कैलकुलेशन है। 10100 यहां से कितना आया था 134 माइनस यहां से क्या मिला 3/2, ऐसा कुछ आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 10100 134 माइनस 1.5, तो ये कितना हो गया 132.5, ऐसा कुछ मिल गया अपने को यहाँ पे।
तो अब ये अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर 3। कैलकुलेट कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कहा भी था मैंने, और कैलकुलेशन एरर भी हुई, बट टाइम रहते अपन को मालूम पड़ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है, लाइंस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस, x इक्वल टू 2 पैरेलल, y इक्वल टू 0 x एक्सिस एंड y इक्वल टू 0 एंड यहां पे देखिए, देख रहे हो ना आप, ये हमारे ऑपरेटर की मिस्टेक है, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। कभी कभी हो जाती है, क्योंकि वो भी तो इंसान है, सुबह से वो भी टाइप कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। बट कोई नहीं, सॉल्व तो हमने किया, इसलिए हमें पता है यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 लिखा था हमने। फॉर्म है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल बना भी देते हैं अपन यहाँ पे, तो फ्री हैंड ले लेते हैं अभी। ये x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू 0, ये मान लेते हैं अपन x इक्वल टू 2 है। यहाँ पे कितना है, x इज इक्वल टू 2, दिस लाइन इज x इक्वल टू 2 एंड दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 5। तो ये जो रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, कुछ नाम दिया है क्या, नहीं दिया हुआ, तो ये जो रेक्टेंगल है ओ पी क्यू आर मान सकते हैं अपन। इसका एरिया कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का जो एरिया है ये 10 आ चुका है हमारे पास। कितना आ गया, 10, यहां लिख दिया अपन ने। अब आगे देखिए क्वेश्चन में, ए किस पर दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन। अब इसमें आप देखिए, जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, बीटा की वैल्यू 0 से 5 के बीच में है, ठीक है ना। बीटा जो है, यहां पे भी देखिए ऑपरेटर ने अगेन एक बार और मिस्टेक कर दी, बीटा बिलोंग्स टू 0 to 5 इस रेंज में। इसका मतलब पॉइंट ए इज ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट बी इज ऑन वाई एक्सिस, बट यहां से यहां के बीच में, यहां से यहां के बीच में, सपोज ऐसा कुछ है हमारे पास, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए अल्फा कोमा 0, दिस इज पॉइंट बी 0 कोमा बीटा, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी अपन को मिल चुका है। अब क्या कहा जा रहा है यहां पे, if the line segment AB divides the area of rectangle in the ratio of 4:1, तो obviously ये 4 है और ये 1 का रेशो है। टोटल कितना था 10, तो ये 8 है, तो ये कितना होगा 2, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी 2 एंड इसका एरिया कितना होगा हमारे पास, दिस एरिया ऑफ दिस विल बी 8। तो किसको काम में ले, इसी को काम में लेंगे, वो अपने लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। अब क्या करें, देन द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अरे भाई ए बी का मिड पॉइंट भी लिखना है अभी तो हमें, अभी तो कहानी में ट्विस्ट है, अल्फा बाय 2 एंड दिस इज बीटा बाय 2, ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी आ गया। सपोज दिस इज पॉइंट पी, लाइज ऑन द कर्व। देखो घुमा के पूछा है, लोकस ही पूछ लेते ना, लोकस भी तो पूछ सकते थे ना, बट लोकस नहीं पूछा, उसने कह दिया भैया ये पॉइंट किस पर होगा, तो उसने यहाँ पे 4 कंडीशंस दे रखी है, तो हम देख लेते हैं इसका लोकस क्या आता है मिड पॉइंट का। ए और बी वेरिएबल पॉइंट है और उनकी रेंज अपने को दे रखी है, तो ज्यादा हमें दिमाग लगाना नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मॉड वॉड की टेंशन है नहीं। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल 2 दिया हुआ है, तो 1/2, बेस कितना है हमारे पास अल्फा, हाइट कितनी हमारे पास बीटा, और ये किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, 2 के इक्वल है, बरोबर है। अब जिसका लोकस निकालते हैं उसका क्या मानते थे, एच कोमा के मानते थे ना, तो अल्फा बाय 2, अगर अपन यहाँ पे देखें अल्फा बाय 2 एच है और बीटा बाय 2 किसके इक्वल है, के इक्वल, और एच और के को किससे रिप्लेस करते थे, एक्स एंड वाई। तो देखिए यहाँ पे अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1, ये एच हो गया, ये के हो गया, सो वी गेट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो लोकस क्या मिल गया, हाइपरबोला। हाइपरबोला में कौन सा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हैविंग इसेंट्रिसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 2, याद आया, भूलना नहीं है, जे एडवांस में भी काम आएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन, देन करेक्ट स्टेटमेंट इज, इसका मतलब ऑप्शंस देखने अपने को बेसिकली, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पूछा, तो हमें बताना है 0 और 1 पे चेक करना है कि 0 और 1 पे जो फंक्शन एफ एक्स है ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, चेक करेंगे, उसके बाद जो भी ऑप्शन फिट बैठता होगा उसको टिक कर देंगे। तो पहले इसको देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, देख रहे हो ना क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर बॉक्स इज g
आई एफ, व्हाट्सएप वाला नहीं है, ये मैथमेटिक्स वाला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ध्यान रखना। तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसको देखिए, मॉडुलस में भी पता है, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लिखिए या मॉड ऑफ ए माइनस एक्स लिखिए, ए की बात होती है, तो माइनस को मैंने हटा लिया यहां से, तो प्लस मॉड ऑफ कितना लिख दिया मैंने, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ऐसे लिख दिया इसको मैंने। ओके, ऐसे क्यों लिखा सर? अरे एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बोले तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बनेगा, तो इसको मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, कर्ली ब्रैकेट फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब मोड के अंदर पॉजिटिव, तो मोड पॉजिटिव साइन से ओपन होता है, तो इस फंक्शन को अपने सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फाइनली ये मिल गया हमें यहाँ पे। अब इसकी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है कहां पे, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, तो फंक्शन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। इनफैक्ट ग्राफिकल अप्रोच लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, बट मेरे ख्याल से 2 पॉइंट पे चेक करना है और ज्यादा लंबी कैलकुलेशन जानी नहीं है हमें यहाँ पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का तो कंफर्म है। अगर अपन इसका ग्राफ बनाए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का ग्राफ ही आ गया, ये कहां पे 0 पे, ये कहां पे 1, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ इसी के नीचे बना देता हूं, 0 कहां से कहां तक, 0 से 1 के बीच में अगर अपन बात करें, स्केल हाँ देखिए थोड़ा नीचे लिया मैंने यहाँ पे, ये 1, तो मान लीजिए 1 है, ठीक है, इसको नीचे तक बढ़ा दिया, तो 0 से 1 के बीच में इसका ग्राफ ही आता है। आई थिंक सबको पता है, ग्राफ से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अब हम x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं, बरोबर है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, दिख ही रहा है यहाँ पे 0 आएगा, ये भी 0 देगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, f ऑफ क्या लिया मैंने, 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट कई तरीके से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, तो मैंने ऐसे लिख दिया टाइम बचाने के लिए, 0 से जरा सा छोटा, तो ये ग्राफ किससे ऊपर है, हल्का सा ऊपर है या नहीं है, x की वैल्यू 0 की तरफ लेफ्ट साइड जा रही है ना, हल्का सा ऊपर है, तो लीस्ट पॉजिटिव, तो उसका इंटीग्रल पार्ट, पहले इंटीजर आएगा बाद में लिमिट आती है, तो ये कितना हो गया 0। यहां पे देखिए 0 से जरा सा छोटा, अगर अपन यहां पे देखें इसके इधर ग्राफ ही आएगा, आएगा नहीं आएगा, नीचे तो जाएगा ही नहीं है। यहां पे अगर अपन बात करें तो ऐसे ग्राफ चलेगा, पीरियोडिक फंक्शन है, हैविंग पीरियड 1, 0 से जरा छोटा ऊपर जा रहा है, तो यहां पे +1 देगा, तो अरे तो सॉल्व ही हो गया। कैसे सॉल्व हुआ, फंक्शन वैल्यू कितनी है 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 1, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, हुआ नहीं हुआ, तो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कहां पे 0 पे, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 1 पे भी चेक कर लेते हैं, 1 पर चेक करना है, तो f ऑफ 1 अगेन 0 मिल गया, और कैसे मिला, अरे पुट कर दो यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे भी 1 पुट किया, 0 आ गया। अब वापिस लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से भी निकाल सकते हो ग्राफ को देख के, तो ग्राफ बना दिया तो उसी को यूटिलाइज करते हैं, 1 पर लेफ्ट साइड से चलिए, 1 पर लेफ्ट साइड चल रहे, तो ग्राफ इज बिलो दी एक्स एक्सिस, स्लाइटली बिलो दी एक्स एक्सिस, तो इंटीग्रल पार्ट -1, ये इसकी लिमिट आ गई। इसको देखिए ये 1 है, 1 से जरा सा इधर गए, ऊपर जा रहा है तो +1, तो ये कितना हो गया 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 0। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट, ये भी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, निकालोगे तभी तो आएगी, दिख ही रहा है डायग्राम में। तो फंक्शन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड लिमिट, तीनों आपस में इक्वल है, फाइनाइट और 0 के इक्वल है, तो फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, एंड इसेंट्रिसिटी E given as rational number, इसका मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। देन फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, इंटीजर टाइप में लिखा हुआ है यहाँ पे, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आया हो, बट ठीक है, अपन को तो थीम तो मिली गई क्वेश्चन की, अब कैसे भी आया हो निकालना है। तो इसेंट्रिसिटी जो इलिप्स की होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, और हमें वो इसेंट्रिसिटी क्या रिक्वायर्ड है, रेशनल नंबर आना चाहिए इन बिटवीन 0 to 1। अच्छा, यहां पे भी पता लग गया a इज लेस देन b वाला केस है, ये बड़ा है और ये छोटा है, एज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर 1 प्लस n अपॉन b स्क्वायर 3 प्लस n, ऐसा कुछ मिलेगा हमें, एलसीएम लिया हमने, तो यहां से क्या रिजल्ट आया भाई 2 अपॉन n प्लस 3, ये इसेंट्रिसिटी आ गई। n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। अब हमें n की लीस्ट वैल्यू बतानी है, तो
स्टार्ट कर दीजिए। तो एन मिनिमम क्या निकालना है मेरे को, एन मिनिमम इज इक्वल टू 1 रखा, रख के देखिए तो 2/4 1/√2 इरेशनल आ गया, 2 रखा इरेशनल, 3 रखा इरेशनल, 4 रखा इरेशनल, 5 + 3 कितना हो गया 8, 2/8 1/4 रूट लेंगे तो 1/2, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इज 5। आगे तो बढ़ाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और भी मिल सकते हैं अपन को, बट लीस्ट वैल्यू ऑफ एन इज 5। ये भी आसान क्वेश्चन था, लेकिन देख के कोई घबरा जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या है भाई क्वेश्चन, बड़ा लंबा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरिएंस मीन, चलो ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स हैविंग 5 वैल्यूज ईच। 1-2 दिन पहले आया था क्वेश्चन, उसमें भी 2 ग्रुप दिए हुए थे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ईच ग्रुप हैविंग 5 ऑब्जर्वेशंस ईच। 5 से बड़ा लगाव है एग्जामिनर को, हम बड़ा डेटा नहीं हो कैलकुलेशन से बचने के लिए। मीन्स ऑफ ए एंड बी आर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। तो ग्रुप ए में जो 5 ऑब्जर्वेशंस हैं उनका मीन कितना है 5, और ग्रुप बी में या जो सेट बी है, इनफैक्ट सेट यूज किया हुआ है, तो सेट बी में कितना, सेट बी में जो 5 एलिमेंट्स हैं उनका मीन कितना दिया हुआ है हमें, 8 दिया हुआ है। मीन जो है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज इन स्केल दोनों पे डिपेंड करता है, जबकि वेरिएंस शिफ्टिंग पे डिपेंड नहीं करता बट चेंज इन स्केल पे डिपेंड करता है। ये आपने एडवांटेजेस प्रॉपर्टीज वगैरह इनमें पढ़ा होगा। अब देखिए वेरिएंस भी दे रखा है दोनों का 12 and 20। इफ ईच वैल्यू ऑफ ए, इसका मतलब इसमें जितने भी वैल्यूज थी, जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे, 5 ऑब्जर्वेशंस थे, सबको किससे कम कर दिया, 3 से कम कर दिया। इसका मतलब पहले x1 था तो अब कितना हो गया x1 - 3, x2 था तो x2 - 3, x3 था तो x3 - 3, x4 था तो x4 - 3, कम कर दिया तो मीन भी तो कम होगा, क्योंकि चेंज इन ओरिजिन पे मीन क्या करता है, डिपेंड करता है। तो नया मीन क्या मिला, वो भी उसी लेवल से, मीन ऑफ x प्लस लेमडा इज इक्वल टू x बार प्लस लेमडा, एग्जैक्टली जो तुम सोच रहे हो। तो यहां से 5 - 3 न्यू मीन इज 2, किसका, सेट ए का। न्यू सेट ए बोल दिया एक तरीके से अपन ने। सेट बी के लिए हर ऑब्जर्वेशन किससे इंक्रीज कर रहे हैं, 2 से इंक्रीज कर रहे हैं, तो ओल्ड मीन कितना था 8, तो हर ऑब्जर्वेशन 2 से इंक्रीज करेगा तो मीन भी 2 से इंक्रीज करेगा, तो ये कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। अब वेरिएंस के बारे में बात करते हैं। भाई जनाब वेरिएंस में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट। तो जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड सेट ए और सेट बी है उनको अपन A1 B1 जो नाम देना चाहें दे सकते हैं अपन, ठीक है। तो उनका मीन आ गया दोनों का, और वेरिएंस तो यही रहेगा। अब आगे एग्जामिनर की क्या इच्छा है, क्या चाहता है वो हमसे, देन फाइंड द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए न्यू सेट सी कंस्ट्रक्टेड बाय दीज न्यूली 10 ऑब्जर्वेशंस, 10 वैल्यूज। दोनों ग्रुप्स को, दोनों सेट्स को कंबाइंड करके एक बॉक्स में रख दिया, उस बॉक्स को नाम दे दिया सी। तो उस बॉक्स में कितने ऑब्जर्वेशंस हो गए, टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस हो गए। कितने हो गए, 10 ऑब्जर्वेशन। तो अगर अपन देखें कंबाइंड मीन ऑफ 2 सीरीज, लगा दे फॉर्मूला, कंबाइंड मीन ऑफ 2 सीरीज क्या मिलेगा बताइए, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये कंबाइंड मीन ऑफ 2 सीरीज, सपोज दिस इज x बार। कंबाइंड वेरिएंस ऑफ 2 सीरीज हैविंग 5 ऑब्जर्वेशंस ईच, नया जो चेंज करा उसके बाद के बारे में बात कर रहे हैं अपन 2 और 10 वाले के लिए, ठीक है। तो कंबाइंड वेरिएंस, कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करते थे, तो n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x1 बार माइनस x2 बार होल स्क्वायर। या इसको एक साथ लिख दो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर याद करना चाहें जो नए स्टूडेंट्स हैं जो इसको देख रहे हैं, पुराने स्टूडेंट्स को तो याद होना चाहिए था, तो टाइम बचेगा आपका। तो कंबाइंड मीन क्या मिला भाई हमें यहाँ पे, कंबाइंड मीन, क्योंकि ये क्यों निकाल रहे हैं भाई, सम निकाल रहे हैं ना। तो जो नया डेटा सेट मिला है 10 वैल्यूज का, जो सेट सी है, तो सेट सी का जो मीन आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, ऐसा कुछ आया। तो 2 12, तो ये कितना आ गया 6। तो जो सेट सी है उसका मीन तो आ गया, उसके जो 10 वैल्यूज है उनका मीन आ गया 6। अब वेरिएंस निकाल लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम निकालना है अपन को। वेरिएंस निकालेंगे तो 5
ओल्ड का और न्यू का वेरिएंस तो सेम रहेगा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करता ही नहीं है वो। तो यहां से कितना हो गया हमारे पास 12 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना था 10 माइनस 2 होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया है 2 माइनस 10 जो भी आप लिखना चाहो। तो यहां से कितना गया 20 30 32, दिस विल बी 16 प्लस 4 64, तो ये 16, तो कितना हो गया 32। तो दोनों का सम रिक्वायर्ड सम इज इक्वल्स टू 6 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 38, दिस द आंसर। तो इस टाइप के एग्जांपल्स काफी पूछे जा रहे हैं, लास्ट ईयर भी पूछे थे, इस बार फिर आ गया। तो फॉर्मूला याद है तो टाइम बचेगा आपका। अरे यार बहुत सालों बाद वंस अपॉन ए टाइम व्हेन देयर वाज AIEEE, तब इस टाइप का एग्जांपल आया था वेरिएबल बेस वाला। अब ये वेरिएबल बेस वाला आ गया, तो लॉगरिथम इनइक्वालिटी सबने पढ़ा हुआ है। सॉल्व करने के कई प्रोसेस होते हैं, उनमें से एक जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो पढ़ाते वक्त समझाया जाता है कि जब बेस वेरिएबल हो तो दोनों केसेस बना लीजिए। कौन से केसेस? व्हेन बेस लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड केस सेकंड इज व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1। तो बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन हो सकती है, दिखने में तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, बट फिर भी लेट्स ट्राई। केस फर्स्ट, व्हेन x प्लस 7/2 इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, क्योंकि बेस में भी वेरिएबल है या नहीं है? हालांकि डोमेन वगैरह का कॉन्सेप्ट लगा के आप कुछ जुगाड़ कर सकते हो, बट उतना सोचोगे कुछ गड़बड़ हो जाए तो ट्रेडिशनल तरीके से ही थोड़ी सी कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा, लिख देंगे। तो जब बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो लॉगरिथम डिक्रीजिंग होता है, तो लोग को टाइम इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन -7/2 लेस देन -5/2, ये तो बराबर है कि आंसर आएगा तो इसी में से आएगा, क्योंकि इसका और जो सिंप्लीफाई करेंगे तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ऐसे ही केस सेकंड क्या बनाएंगे अपन यहां पे? केस सेकंड व्हेन बेस x प्लस 7/2 इज ग्रेटर देन 1, तो यहां से क्या रिजल्ट मिला हमें? x इज ग्रेटर देन -5/2, तो केस सेकंड ही आएगा। तो जब बेस 1 से बड़ा है तो लॉगरिथम क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। अब देखिए इसमें, अब इसको सिंप्लीफाई किया, ये तो अपन ने बेस के लिए लिखा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा यहां से? देखिए x प्लस 7/2x माइनस 3 होल स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड x प्लस 7/2x माइनस 3 मस्ट बी होल स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। अब ये और ये तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। अब हमें यहां से पता लग गया, इसको ऐसे लिखा अपन ने, x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। देखिएगा कैलकुलेशन आगे, एंड यहां से इसको सिंप्लीफाई किया तो पता लग गया x कैन नॉट इक्वल टू -7 एज वेल एज 3/2, बरोबर है। डिनोमिनेटर तो ये 3/2 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, वैसे भी पता लग रहा है इसके बाहर तो आंसर आना ही नहीं है, तो आप इसको ऑब्जर्व करके भी निकाल सकते हो, बट अभी तो हमें आंसर निकालना है, जल्दी से निकाल के आगे बढ़ना है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी तो 3x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी तो -x प्लस 10, तो x माइनस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड वाली कंडीशन एज इट इज है, तो यहां से जो रिजल्ट आया x इज लेस देन और इक्वल टू -4/3 यूनियन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 एंड x कैन नॉट इक्वल टू -7, 3/2। तो इसका और इसका तीनों का कॉमन लेना है, तीनों का कॉमन लेना है, तो नेगेटिव वाले पार्ट में रेस्ट्रिक्टेड हो रहा है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया, यहाँ वाला पार्ट -7 भी गया और 3/2 तो पहले ही चला गया। तो हमें इसका और इसका कॉमन लेना है, बाकी सब तो कॉमन अपन ने वर्बली ले लिया। अब इसका और इसका कॉमन लेना है, -4/3 है, ये कितना है? -5/2 -2.5, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन भी ये खुद ही आ रहा है, तो इन तीनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन लेंगे, देन वी विल गेट द आंसर ऑफ केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट का आंसर क्या मिला हमें? यहां से x बिलोंग्स टू -3.5 से कहां तक? -2.5। ऐसा हमने क्यों लिखा, कोई बता सकता है?
क्या निकालना है, इंटीग्रल वैल्यूज। तो ऐसे लिखने से तुम्हें निकालने में आसानी रहेगी, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। तो यहां से कौन सी इंटीग्रल वैल्यू मिली हमें, केवल जस्ट 1 -3, ठीक है। अब केस सेकंड, ये लिखा हुआ है आपके आंखों के सामने, लॉग का बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा व्हेन वी विल रिमूव द लॉगरिथम। तो क्या आएगा यहां पे, x + 7 डिवाइडेड बाय 2x - 3 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां पे क्या आया था, लेस देन इक्वल टू 1, यहां पे क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। सॉल्व करना है, क्यों करना है, इसी को यूटिलाइज करना है। यहां से लेस देन था, ग्रेटर देन आया, फाइनल यहां पे पहुंचे अपन। यहां से क्या मिलेगा हमें, कितना आया था, x - 10 3x + 4, यहां पे क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पे लेस देन इक्वल टू 0, एंड x कैन नॉट इक्वल टू -7 3/2। तो ये जो कंडीशन थी हमारे पास, इससे तो रिजल्ट क्या मिला, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4/3 लेस देन इक्वल टू 10 एंड x कैन नॉट इक्वल टू -7 और 3/2, ऐसे लिखा। तीनों का इंटरसेक्शन लेना है हमें, किन तीनों का, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। तो तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू, गलत करने से बढ़िया नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना, बट मुझे पता है -4/3 है तो -1 पॉइंट समथिंग मिलेगा अपने को, 333 -1.5 है तो ये इधर रहेगा। तो क्या मिला, -4/3 से कहां तक गए, 10 तक, किसको छोड़ दिया बीच में, 3/2 को हटाना पड़ेगा अपने को। ऐसा कुछ आ रहा है मेरे ख्याल से, इनमें गलती भी हो जाएगी तो बच जाएंगे अपन, क्यों, क्योंकि मैं तो इंटीग्रल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, इंटीजर का ध्यान रखना है, वहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 3/2 की गड़बड़ हो भी जाती तो भी आंसर में हमारे फर्क नहीं पड़ता, तो इंटीजर्स काउंट करने हैं। तो -4/3 से कहां तक, 10 तक, तो इंटीग्रल वैल्यूज -1 0 1 2 कहां तक गए, 10, ये आ गया अपने पास, आया नहीं आया, तो 11 वैल्यूज तो यहां पर आ गई। -4/3 से कहां तक गए अपन, 10 तक गए, तो कितनी वैल्यूज मिल गई हमें यहां पे, देखिए कितनी वैल्यूज मिल गई, -4/3 -1 0 1 2 3 4 अप टू 10 तक जाना था, तो 10 तक चले गए। तो यहां से जो वैल्यू आ गई 0 to 10 11, यहां से कितना आ गया 12, और एक वैल्यू यहां से आ रही है। तो आंसर यहां पे 12 दिया हुआ है, बट मेरे ख्याल से आंसर कितना आ रहा है, 13। लेट अस ट्राई, एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं थोड़ा सा अपन। यहां पे कितना था, 3/4 तो नहीं था, एक बार देख लीजिए, a + b तो 3x + 4, ठीक है, a - b करेंगे तो क्या आएगा, -x + 10, तो x - 10, वो भी ठीक है बिल्कुल। तो -4/3, अच्छा माइनस यहाँ पे कितना है, 5/2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इसको चेक कर लीजिए, 1 - 7/2, तो -5/2, ये भी ठीक है। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो -5/2 इधर जाएगा, -4/3 इस साइड पर आएगा। ओपन क्लोज का कोई दिक्कत तो नहीं है, वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई थिंक आंसर विल बी 13 इंस्टेड ऑफ 12। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, देखते ही तुम्हें तो खुशी की बहार छा गई होगी कि फैक्टर भी बड़े आसानी से हो रहे हैं, क्या हो जाएंगे, इसको 1 - cos स्क्वायर लिख देंगे तो हो जाएंगे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेट अस ट्राई। cos पावर 4 थीटा -2 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 - cos स्क्वायर, तो 1 - cos स्क्वायर, तो हम क्या करें भाई, यहाँ पे रबर यूज कर लेते हैं, हो गया यूज। तो ये -3 और +2 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स क्या हो गए भाई, cos स्क्वायर थीटा -1 मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर थीटा -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिला हमें, cos थीटा इज इक्वल टू +-1, यहां से क्या मिला, cos थीटा इज इक्वल टू +-√2। बट जनाब ऐसा तो होता ही नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो cos थीटा इक्वल टू प्लस और -1, थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2π, so theta can take value 0, pi or 2π, so there are 3 possible values in the given interval, so answer is 3. Next example, the number of rational terms in the expansion of this, तो
क्लास का ही एग्जाम्पल के जैसा एग्जाम्पल है, बस ये पावर बदल दी और थोड़ा सा डेटा भी मेरे ख्याल से वैसा की वैसा ही है, बस पावर अपने पास कुछ ज्यादा थी, यहाँ पे पावर कुछ कम कर दी गई है ना। तो जनरल टर्म लिखता हूं मैं यहाँ पे TR+1 680 R, यहां से क्या मिला हमें, देखिए 3 पावर 680 माइनस R डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर R बाय 4। ये अच्छी बात है, यहां 2 है और यहां पर 4 है, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। अब ये टर्म क्या होनी चाहिए, रेशनल, इसका दिस बिलोंग्स टू रेशनल क्वांटिटी, इसका मतलब P बाई Q का फॉर्मेट होना चाहिए, P एंड Q आर इंटीजर्स वेयर Q इज नॉन जीरो। तो ये भी कंफर्म हो गया, ये तो आपको नेचुरल नंबर देगा। यहां पे अगर अपन ये जो पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जनाब ये पावर्स इंटीजर्स आनी चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, नेगेटिव भी आएगी तो नीचे आ जाएगा, बट P बाई Q की फॉर्म में तो बनेगा ना। तो हमें क्या मिला यहां से 680 माइनस R अपॉन 2 एज वेल एज R बाय 4, both must be integers. Okay, we know that R belongs to whole number and क्या होगा, R is less than equal to 680, ये भी मालूम है। अब जो नंबर अगर अपन देखें यहाँ पे R की वैल्यू, तो R की वैल्यू भाई जो 4 से डिविजिबल होगा और 2 से तो अपने आप हो ही जाएगा, बरोबर है, इसका मतलब इसी को टारगेट करो। सो फर्स्ट वैल्यू ऑफ R इज 0, 0 लेते ही 680 इवन है ना, तो टेंशन करना ही नहीं है। इसके बाद 4, इसके बाद 8, लास्ट 680, ये खुद 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो ये एक सीरीज बन गई। तो हमें काउंटिंग करनी है भाई ये कितने हैं, तो भाई काउंटिंग करिए, तो 680 इज इक्वल्स 0 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आ रहा है 4, एपी का तरह एपी बन रही है ना, काउंटिंग कर रहे हैं, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 171 आ रहा है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, ये भी इजी क्वेश्चंस में से एक था। अब मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स कंबाइंड विद प्रोबेबिलिटी, मतलब एग्जामिनर ने कुछ तो दिया है कि भाई स्टूडेंट देख के ही घबरा जाए और अटेम्प्ट ही नहीं करे। इसके पहले जब एग्जाम में आए थे, मेंस में नहीं एडवांस में, नंबर्स 0 और 1 दे रखे थे, क्या दे रखे थे 0 और 1, उसी को मॉडिफाई करके इसने एक्स्ट्रा 2 और दे दिया, एडवांस वाले आगे 3 दे देंगे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करने के लिए। चलिए देखते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द मैट्रिक्स M is invertible, मैट्रिक्स M invertible हो, इट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ M must not be equal to 0, ठीक है। तो सपोज मैट्रिक्स M is equals to 2 by 2 लेना है, तो मान लेते हैं A1 B1 एंड A2 B2, या मैट्रिक्स M एज्यूम कर लिया अपन ने, ठीक है, 2 by 2 आ गया, और A1 वैसे तो इसने A11 A12 A13 सॉरी A11 A12 A21 A22 ऐसे एज्यूम करना है, बट अब मैंने लिख दिया तो इसी को यूज कर लेता हूं मैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ M क्या मिला हमें यहाँ पे, A1 B2 माइनस B1 कितना A2, B1 A2। एक मिनट, स्क्रीन लॉक हो गई, तो इसको कैसे अनलॉक करेंगे, वापस दबा दें इसको, नहीं, पेन पे टिक करना है, तो पेन कहाँ है, यहां पर है, यहां पे है, लिख सकते हैं अब। तो B1, हाँ B1 A2 ये मिल गया अपने को, तो डिटर्मिनेंट ऑफ M ये आ गया। अब ये किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, वेयर A1 B1 A2 एंड B2 बिलोंग्स टू आइदर 0 और 1 और 2, बरोबर है। अब देखिए हम एक काम करते हैं, हम 0 वाले कैलकुलेशन कर लेते हैं और टोटल में से निकाल देंगे। टोटल कितने बनेंगे भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस अगर अपन बात करें A1 के लिए, बोले तो A11 के लिए कितनी चॉइसेस है 3, A12 के लिए भी 3, A21 के लिए भी 3 और A22 के लिए भी 3, तो टोटल कितनी चॉइसेस है हमारे पास यहाँ पे 3 पावर 4, इट मींस 81 पॉसिबिलिटीज है, 81 मैट्रिसेस बना सकते हैं अपन। अब उसमें से मैं काउंट कर लेता हूं 0 वाली, वो थोड़ा आसान है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ M इज इक्वल टू 0, तो क्या मिला मेरे को यहाँ पे A1 B2 इज इक्वल टू B1 A2, ये बन जाना चाहिए, ये दोनों आपस में इक्वल आ जाने चाहिए। तो 81 में से वो वाले केसेस माइनस करके जो बचेंगे वो प्रोबेबिलिटी में अपने को निकालने में काम आएंगे, ठीक है। अब यहां पे ये अपने को दे रखा है,
अब A1 B1 A2 B2 इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा। तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, देखिए क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, मैं इधर लिख रहा हूं। इस साइड पर भी क्या आ जाए 0, तो इस साइड पर भी क्या आ जाए 0, एक तो ये बन सकता है, बरोबर है। अब इधर 0 आ जाए, इधर 0 आ जाए, और क्या क्या हो सकता है 1 आ सकता है, इधर 1 आ जाए, इधर भी 1 आ जाए, और इधर 2 आ जाए, इधर भी 2 आ जाए, और 4, इधर भी 4 आ जाए, इधर भी 4 आ जाए। ये 4 केसेस अपन ने देखे। अब देखिए 0 वाला हैंडल करते हैं। इधर 0 आना चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है, देखिए 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0, कितने तरीके से 5, 0 के क्रॉसपोंडिंग 5। इधर भी 0 बनाना है, देखो 0 0 0 1 0 2 1 0, अलग अलग बनेगी ना मैट्रिसेस, तो वैल्यू एलिमेंट्स है ना अलग अलग, 2 0। तो इधर भी 0, 5 तरीके, जैसे इधर है वैसे इधर है, तो टोटल कितना होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 25 वेज है, ठीक है। अब 1 1 1 1 के लिए अब मेरे को आप खुद ही बता सकते हो 1 1, इसका ना ये भी बनो, ये भी बनो, ये भी बनो, ये भी बनो, तो 1 1 आ जाए, इसके लिए देयर इज ओनली 1 into 1 इज इक्वल टू 1 चॉइस। अब क्या आ जाए 2 आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट 2, 1 2 2 1 1 2 2 1, सबको साइमल्टेनियसली वैल्यू असाइन करनी है, तो 2 आने के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया 4 वेज, 2 तरीके इधर 2 तरीके इधर, साइमल्टेनियस। 4 आ जाए, एक ही तरीका है, 2 2 2 2, तो 4 के लिए 1 into 1, तो 1, तो टोटल कितना हो गया 25, और ये 31, कितना आ गया 31, ये आ गया। तो 31 मैट्रिसेस ऐसी होगी जिनके क्रॉसपोंडिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, इसका तो नॉन इन्वर्टिबल होंगी। तो टोटल कितनी है हमारे पास यहाँ पे 81, 81 में से 31 ऐसे मिल रही है अपने को, यहाँ पे मिल रही है नहीं मिल रही, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अब हमें इन्वर्टिबल चाहिए, तो 81 में से 31 को हटा दीजिए, तो बची हुई 50 है वो इन्वर्टिबल होंगी, तो 50/81 ऐसा कुछ मिल रहा है मेरे को। हाँ बिल्कुल आ रहा है, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो और भी है क्या, चलिए देखते हैं। एक और क्वेश्चन है अपने पास, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। 1 - x² y² इंटू dx इज इक्वल टू x dy प्लस y dx y2 इज इक्वल टू 4 सच डेट, दिखने में तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। 5 मल्टीप्लाइड बाय y5, अच्छा इसकी वैल्यू लैम्डा दे रखी है, तो लैम्डा की फाइंड आउट करना है, ठीक है ट्राई तो करते हैं अपन, है ना। अब यहाँ पे x dy प्लस y dx डिफरेंशियल ऑफ xy आ गया, इधर dx दे रखा है, तो एग्जैक्ट में ही कन्वर्ट कर लो, बेटर तो वही लग रहा है मुझे, है ना। तो यहां से जो मिला मुझे, क्या मिला dx इज इक्वल टू, यहां पे देखिए डिफरेंशियल ऑफ xy डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे लिख दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर लिया, तो थोड़ा सा और लिख देते हैं यहाँ पे, तो dx इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर अपन लिखना चाहें तो डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लेते हैं ना, देखो 1/1 माइनस क्या लिखा मैंने xy होल स्क्वायर और dxy, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स सेपरेटली, दोनों साइड्स को अपन ने क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से कितना आ गया x, यहां से कितना आ गया 1/2 लॉग मॉड ऑफ कितना हो जाएगा xy प्लस 1/xy माइनस 1, ऐसा कुछ मिल गया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, जिधर आप ऐड करना चाहो उधर आप ऐड कर सकते हो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को, मान लीजिए मैंने इधर ऐड कर लिया, कितना कितना, या इधर ऐड कर लो x के साथ, ये थोड़ा आसान रहेगा, प्लस c ऐसा मान लिया अपन ने, या c1 ऐसे लिख दिया मैंने ना, लास्ट में बदल देंगे अपन किसी ना किसी में इसको, है ना, ऐसा कुछ लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, क्योंकि ऑप्शंस बड़े अजीबोगरीब से दे रखे हैं, बट ट्राई तो करना ही है, क्योंकि इक्वेशन तो सॉल्व होगी, बट ये डेटा ही पुट करके निकालना है वैल्यू अपने को। नाउ 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एंटी लॉगरिथम भी ले लेते हैं, तो ऐसा पैटर्न बन जाएगा, इसका मतलब सही डायरेक्शन में चल रहे हैं बाबू। तो मोड ऑफ xy प्लस 1/xy माइनस 1 इज इक्वल टू 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्सपोनेंट लिया, तो e पावर कितना हो गया
2x मल्टीप्लाइड बाय ई पावर 2c या c1 जो भी आपने लिखा है, ठीक है। c लिखा हुआ है, c1 पूरा लिख नहीं पाया तो c चलने दीजिए, ऐसा कुछ मिल गया। अब ये डेटा गिवन है, x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9 डिवाइडेड बाय 7, 8 माइनस 1 7 दिख रहा है क्या, हाँ 2 जगह दिख रहा है इसका, ठीक है। इज इक्वल टू x इक्वल टू क्या पुट किया था अपन ने 2 पुट किया था, तो e पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय e पावर 2c, ऐसा कुछ रिजल्ट आया। तो e पावर 2c की जो वैल्यू है, e पावर 2c इज इक्वल टू जो कांस्टेंट की वैल्यू है 9/7 e पावर -4, ऐसी वैल्यू मुझको कुछ मिल गई e पावर 2c की वैल्यू। तो जो जनरल सॉल्यूशन था अब उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन में रिड्यूस किया, तो हमें क्या मिला यहां से xy प्लस 1 अपॉन xy माइनस 1 इज इक्वल टू 9/7 e पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय e पावर 2x, ऐसा कुछ तो मिल गया। दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पे अपन को क्या है, x इक्वल टू 5 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लैम्डा दे रखा है, तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो x इक्वल टू 5 पर जो वैल्यू आएगी अपने पास, ठीक है, वो अपन देख लेते हैं। y5 का मतलब जो भी वैल्यू बनेगी यहाँ पे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय y5, तो x इक्वल टू 5 पुट किया तो y कितना बन गया, y हमें पता नहीं है तो y5 लिख दिया, क्योंकि एग्जामिनर ने भी वैसे लिखा है। प्लस 1 5 मल्टीप्लाइड बाय y क्या बन जाएगा y5, रिप्रेजेंटेशन है, कोई डाउट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, y5 ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो x इक्वल टू 5 पुट किया तो 9/7, 5 लिखा तो यहाँ पे कितना हो गया 10 -4, तो e पावर 6 दिख तो रहा है भाई, e पावर 6, तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये लैम्डा आ रही है, तो 9/7 e पावर 6, ठीक है। आई थिंक टोटल पेजेस कंप्लीट हो गए, ये लास्ट क्वेश्चन था, तो लास्ट वाला क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो 21 क्वेश्चन हम रिट्रीव कर पाए। अब इसमें से देखते हैं बच्चों ने कितने सही बताए कितने गलत बताए, बट क्वेश्चन की थीम यह पता लगी। तो ओवरऑल अभी तक जितने भी सेशन 2 में जितनी भी सिटिंग हुई है, उन सिटिंग में सेशन 1 के रेस्पेक्ट में मैथ्स का पेपर आसान था। तो होप सो आपने अच्छा स्कोर किया होगा। गुड लक, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड।